नमस्कार और स्वागत है। आज हम ना समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जो एक विशाल और बहुत ही ज्यादा एडवांस सभ्यता की है। एक ऐसी सभ्यता जो अचानक गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक। जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो आज के कई शहरों से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी, वो बस गायब हो जाए। एक ऐसी दुनिया जिसके पास कमाल की सिटी प्लानिंग थी, वाटर मैनेजमेंट था और दुनिया भर में फैला ट्रेड नेटवर्क था, वो अचानक इतिहास से कैसे मिट सकती है? यही तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। और यकीन मानिए, इस खोई हुई दुनिया को फिर से खोजने की कहानी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने प्राचीन भारत को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, उस समय यानी 19वीं सदी में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स का ये मानना था कि वो भारत में सभ्यता ला रहे हैं, कल्चर ला रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वो राज कर रहे थे वो तो हजारों साल पहले ही अपना सुनहरा दौर, अपना गोल्डन एज देख चुकी थी। तो हुआ ये कि पहले सुराग तो 1829 में ही मिल गए थे, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक साहब ने हड़प्पा के खंडरों को देखा। फिर 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI बनी। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1920 के दशक में, जब हड़प्पा और फिर मोहनजोदड़ो जैसे विशाल शहरों की खुदाई शुरू हुई। और फिर 1924 में जब दुनिया को ऑफिशियली बताया गया कि भारत में एक भूली बिसरी महान सभ्यता मिली है, तो सब हैरान रह गए थे। तो अब जब ये दुनिया खोज ली गई, तो चलिए देखते हैं कि ये शहर असल में थे कैसे, कितने विशाल, कितने एडवांस्ड। क्योंकि ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी बस्तियां नहीं थी, ये एक पूरी तरह से डेवलप्ड एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसका फैलाव देखिए जरा। ये सभ्यता मिस्र या मेसोपोटामिया से भी कई ज्यादा बड़े एरिया में फैली थी, लगभग 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों को मिलाकर। और हम यहाँ सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, अब तक 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं। सोचिए, 1400, ये एक जबरदस्त नेटवर्क था। इनकी सिटी प्लानिंग तो बस कमाल की थी। हर शहर एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न पर बना था, सीधी सड़कें, एक जैसे साइज की ईंटों से बने घर, और सबसे गजब की बात, हर घर एक कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था जो शहर के मेन सीवेज सिस्टम में जाकर मिलता था। उस जमाने के हिसाब से ये तो मतलब अविश्वसनीय था। और ये चीज हमें दिखाती है कि वो अपने समय से कितना आगे थे। सच तो ये है कि उनका ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज दुनिया के कई शहरों से भी बेहतर था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। सोचिए, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर जो शायद किसी धार्मिक या सामाजिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये उनकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। तो सवाल ये उठता है कि इन इतने एडवांस शहरों में रहने वाले लोग वो कैसे थे? क्योंकि जो सबूत हमें मिले हैं ना, वो एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करते हैं जो अपने आसपास की दूसरी सभ्यताओं से बहुत अलग था। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? यहाँ किसी राजा, किसी महल या किसी बड़ी सेना का कोई सबूत ही नहीं मिला है। मिस्र और मेसोपोटामिया को देखिए, जहाँ बड़े बड़े स्मारक और शाही मकबरे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये एक शांतिपूर्ण और बराबरी वाला समाज था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बड़ी बड़ी सभ्यताएं बिना ताकत दिखाए भी फल फूल सकती हैं? तो ये लोग करते क्या थे? वो बहुत ही स्किल्ड किसान थे। और हाँ, दुनिया में सबसे पहले कॉटन उगाने वाले और इस्तेमाल करने वाले यही लोग थे। वो बहुत बड़े व्यापारी भी थे। इनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और पता है, मेसोपोटामिया के लोग इन्हें मेलुहा के नाम से जानते थे। और अपने सामान की पहचान के लिए वो मोहरों का इस्तेमाल करते थे, जो एक तरह से उस जमाने की ब्रांडिंग थी। और इनकी जिंदगी सिर्फ काम और खेती बाड़ी तक ही सीमित नहीं थी। खुदाई में बहुत ही सुंदर गहने मिले हैं, बच्चों के खिलौने मिले हैं, और हाँ, वो मशहूर डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति भी मिली है। ये सब दिखाता है कि आर्ट और कल्चर उनकी सोसाइटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। अब आते हैं सिंधु घाटी के पहले बड़े रहस्य पर। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा कोड जिसे हम आज तक क्रैक नहीं कर पाए हैं, और वो है उनकी लिखी हुई भाषा। हमें हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर ये लिखावट मिली है। इसमें करीब 400 अलग अलग सिंबल्स हैं, लेकिन इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। ये एक पूरी की पूरी सभ्यता की आवाज है जो पिछले 100 साल से हमारे सामने है पर खामोश है।
अब ये समझना कि ये इतना मुश्किल क्यों है, इसके लिए मिस्र के रोसेटा स्टोन का एग्जाम्पल लेते हैं। उस पत्थर पर एक ही मैसेज 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखा था, जिसमें से एक थी ग्रीक, जिसे लोग पढ़ना जानते थे। बस वही चाबी बन गई और मिस्र की भाषा समझ आ गई। सिंधु लिपि के साथ दिक्कत यह है कि हमारे पास ऐसा कोई रोसेटा स्टोन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें इसका मतलब बता सके। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता। रिसर्चर्स ने कुछ छोटे मोटे सुराग जरूर ढूंढे हैं, जैसे कि ये लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और ये कोई अल्फाबेट नहीं है जहां हर निशान एक लेटर हो। नहीं, यहाँ हर सिंबल का मतलब एक पूरा शब्द या एक साउंड हो सकता है। पर ज्यादातर लिखावटें बहुत छोटी हैं, बस 5-6 सिंबल की, और यही बात इसे समझना और भी मुश्किल बना देती है। और यही चीज हमें ले आती है आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर, इस इतनी कामयाब फलती फूलती सभ्यता का आखिर हुआ क्या? ये लोग कहाँ चले गए? ये सब खत्म कैसे हो गया? जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि लगभग 1900 BCE के आसपास सब कुछ बिखरने लगा। नए शहर बसने बंद हो गए, व्यापार ठप पड़ गया, और वो जो उनकी लिखावट थी वो भी इस्तेमाल होनी बंद हो गई। अब इसके पीछे वजह क्या थी? इसको लेकर कई थियोरीज हैं, पर कोई पक्का जवाब नहीं है। एक थियोरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, शायद मॉनसून का पैटर्न बदल गया, नदियां सूख गईं और लोग जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरी थियोरी कहती है कि शायद कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई होगी या भूकंप जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। और हाँ, एक थियोरी बाहरी आक्रमण की भी है कि शायद बाहर से आए आर्य कबीलों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं। सच क्या है आज तक कोई नहीं जानता। हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि इन महान शहरों के खाली होने की और इस पूरी संस्कृति के गायब हो जाने की असली वजह क्या थी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर रोजेटा स्टोन जैसा सिर्फ एक पत्थर मिस्र के बारे में हमारी पूरी समझ बदल सकता है, तो जिस दिन हम सिंधु घाटी की कहानी को उनकी अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे, उस दिन हम इस खोई हुई दुनिया और शायद अपने ही इतिहास के बारे में कितना कुछ नया जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका आखिरी चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।